sir. Today we are going to have the session for the class 11. The topic will be accounting equation. आज जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो ये एक प्रीलिम बेस है आपके अकाउंटिंग के सेटअप होने का। आपके अगर अकाउंटिंग आप ढंग से सीखना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ढंग से सीखनी होगी। पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते क्यों हैं और उसको बनाने के बाद हम अपने अकाउंटेंसी को फर्दर प्रोसीड कैसे कर सकते हैं। इन सारी बातों को आप आज हमारे साथ सीखेंगे, राइट। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपके साथ स्टूडेंट्स वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बेस फॉर अकाउंटिंग टू बी लर्न। तो यहां अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो बड़े सिंपल सा टर्म है, डेफिनेशन हम कहते हैं एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर आइदर फंडेड और फाइनेंस्ड बाय कैपिटल एंड रेस्पेक्टिव लाइबिलिटीज। कैपिटल को हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये होती है ओनर्स इक्विटी, यानी कैपिटल का दूसरा नाम हम ओनर्स इक्विटी कह सकते हैं। आपके पास लाइबिलिटी का दूसरा नाम होता है आउटसाइडर्स क्लेम। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने आपके साथ अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11 स्टार्ट की थी तो हमने अपने 2 सेशंस लिए थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे। इसमें पहले सेशंस के अंदर हमने आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में बताया था। अब हम उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एक बिजनेस में जितनी भी संपत्तियां होती हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं, वो सारे एसेट्स आपके लायबिलिटीज और आपके कैपिटल द्वारा फंडेड होते हैं। और इन्हीं को और डीपली देखने के लिए ही हम इस इक्वेशन को आज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल एसेट्स आर आइदर फंडेड बाय कैपिटल और लायबिलिटीज। तो आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज के मिलाकर हम अपने एसेट्स को बनाते हैं। और यही चीज आप हर एक ट्रांजैक्शन में, हर एक इवेंट और एक्टिविटी जो बिजनेस में हो रही है, जो फाइनेंशियल टर्म्स में आप मेजर कर रहे हैं, वो मिलेगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दी है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन में आपके स्कूल में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस इक्वेशन को कई तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे अगर हम प्लेसेस चेंज कर दें और फिर से अगर हमें कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करना हो तो हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। ठीक है, लाइकवाइज अगर हमें लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी हो तो हम नेचुरल सी बात है एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो एसेट्स का वॉल्यूम और अमाउंट होगा वो कैपिटल और लायबिलिटी दोनों से ज्यादा होगा और दोनों के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रो है अकाउंटिंग इक्वेशन का। विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्मेट, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एन अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हम जितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से हम बात करें उतना बेटर है आपके लिए, उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फ्रेमिंग वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास हमने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का जो एक इवेंट के तौर पे हमारे बिजनेस में हुई है, तो बिजनेस किसका? रोहित का। तो रोहित के बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं और रोहित के रेफरेंस से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो अब ध्यान से देखें, रोहित ने अप्रैल 1, 2025 को बिजनेस कमेंस किया है विद कैश 1 लाख। ठीक है, रोहित ने मशीन परचेज की थी कैश में। 6 अप्रैल को गुड्स खरीदे थे 10,000 इन कैश, 50,000 ऑन क्रेडिट। अप्रैल 14 को बैंक लोन इशू करवाया था, यानी बैंक में पैसा आ गया। अप्रैल 18 में गुड्स सोल्ड किए गए थे 20,000 के फॉर 55,000, यानी 20,000 की कॉस्ट के गुड्स 55 में बेचे, उसमें से 15 कैश रिसीव हुआ, बाकी सारा ड्यू रह गया। इसको हम डिटेल के अंदर लेंगे, ध्यान से रखिएगा।
देन अप्रैल 22 रेंट पे किया हमने 8,000 का, और अप्रैल 30 को सैलरी 25,000 की चेक में पे करी। अब इन सारी ट्रांजेक्शन को लेके हम अपना सॉल्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट जब भी बनाया जाता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो खास तौर पे नोट करिएगा। ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं हमारा कॉलम चलेगा ट्रांजैक्शन का, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। फॉर्मेट को बहुत ढंग से समझना है स्टूडेंट। अगर ये फॉर्मेट क्लियर हो गया तो हम हर ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरा कॉलम आता है हमारा, ये सबसे थिक और सबसे मोटा कॉलम होता है एसेट्स का। फिर हम करते हैं इक्वल टू, छोटा सा कॉलम बनेगा हमारा कैपिटल का और लायबिलिटीज का, ठीक है। ये मैंने लाइन पूरी नीचे तक खींच दी। अब देखिए सुन, यहां पे हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमने ट्रांजैक्शंस वहां से यहां पे नोट करनी है। एसेट्स जितने भी आएंगे वो यहां मेंशन होंगे, इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यही हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन डिस्कस की थी आपसे। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू देख रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहां पे सबसे पहले एक कॉलम इसके नीचे और बनाऊंगा टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एसेट्स दैट वी विल यूज इन एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हमारी कॉपी कई बार क्या होती है, वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में कई बार हमारे अकाउंट्स पूरे नहीं आते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली बना लेते हैं। नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं बनाने में, बट हाँ इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे हो ना स्टूडेंट, तो हर एक एसेट के नीचे उसका अमाउंट दिखना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। जरा सा भी आपका बैलेंस या सिंक्रनाइजेशन बिगड़ा और आपके कैश का अमाउंट स्टॉक के अमाउंट पे चला गया या डेटर के अमाउंट पे पास हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब इतना है कि हमारे पास एक अकाउंट के नीचे उसका अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। कैसे, लेट्स फाइंड आउट। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था, कमेंस बिजनेस इन कैश। तो अगर कैश में बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने हमेशा से कहा है कि आपके पास 2 इफेक्ट होंगे, यानी अब हर ट्रांजैक्शन से मिनिमम आपको 2 अकाउंट पिक करने हैं, क्योंकि आपकी बुककीपिंग डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम पर बेस होती है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन से मिनिमम 2 हेड्स यानी 2 अकाउंट्स पिक करने हैं। तो अगर मैंने कहा आपके पास रोहित कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश हो गया मेरा पहला हेड। दूसरा हेड मुझे इस सेंटेंस से मिला जिसको मैंने नाम दिया कैपिटल का, क्योंकि रोहित अपना पैसा लगा रहा है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन कैश और इन काइंड विल बी कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट यहां दे रखा है, सॉरी हेड यहां दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर डाल देंगे, सॉरी कैश में डाल देंगे जितना अमाउंट कैश का आया, इक्वल टू कितना अमाउंट कैपिटल का बना। तो जितनी कैपिटल उतना ही कैश। हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन पहली कंप्लीट हो गई। जैसे ही कंप्लीट होगी आप एक नीचे से लाइन निकालेंगे और लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में आपको करना इतना सा है कि वैल्यूज टोटल के रूप में लिखी जाती है। 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख कैपिटल। सिंस देयर वर नो लायबिलिटीज इट विल बी 0, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, रोहित परचेज अ मशीन फॉर ₹30,000 इन कैश। रोहित ने मशीन खरीदी, मशीन अगेन एन एसेट। तो हम कहते हैं एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट घटेगा। तो यहां पे हमारे पास जो रोहित ने खरीदी मशीनरी, उसके लिए हम लिखेंगे परचेज मशीनरी इन कैश। तो अब 30,000 का पेमेंट हुआ तो हमने 30,000 तो माइनस कर दिए। यहां पे हमने प्लस करके एक अकाउंट बनाया मशीनरी के नाम से, तो वो हमारा अकाउंट में हो जाएगा प्लस 30,000, ठीक है। तो कैश में हमारा 30,000, मशीनरी में हमारा 30,000, ठीक है। देन अगेन वी विल मेक अ लाइन, नीचे आएगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब टोटल करेंगे तो हमारे पास नई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, 1 लाख माइनस 30 70 प्लस 30 मीन्स
entire cash and now machinery is being funded by the amount of capital with zero external liabilities or outsiders claims. ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड ट्रांजैक्शन पे। बॉट गुड्स मतलब परचेजेस। मैंने पहले भी कहा था परचेज की डेफिनेशन के समय कि जब भी आप गुड्स खरीदेंगे परचेज का वर्ड यूज करेंगे। तो आपने गुड्स खरीदे कैश में भी क्रेडिट में भी, दो तरीके से, दोनों को हम लेके चलेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं बॉट गुड्स इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो यहां पे आपने अगर कुछ खरीदे तो जाहिर सी बात है 10,000 का पेमेंट तो आपने कर दिया होगा, तो 10,000 माइनस कर देते हैं। क्रेडिट में खरीदे, अब यहां पे हमारा पहला लायबिलिटी का सोर्स आ रहा है क्रेडिटर, जिसमें हमें क्या डालना होगा, 50,000 का अमाउंट, यानी इतना अमाउंट ड्यू हो गया। और साथ ही साथ एक अकाउंट हमारा खुलेगा स्टॉक के नाम पे, और स्टॉक के नाम पे खुलेगा तो उसमें हम प्लस कर देंगे एंटायर 60,000 का अमाउंट। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई स्टूडेंट्स की, आपके पास 60,000 के गुड्स खरीदे गए, जिसमें 10,000 कैश में, 50,000 क्रेडिट में। तो अब फिर से हम लाइन डाल के लिखेंगे न्यू इक्वेशन। फॉर्मेट पेंसिल से बनाएगा स्टूडेंट्स, हाईली रिकमेंडेड है। जो आप फॉर्मेट बनाएं, स्केलिंग करें, प्रॉपर रूलर या स्केल से ही करें। सीधी सीधी लाइनें रनिंग पेन से ना डालें, आपका काम अनटाइडी होगा, आपको खुद काम करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन के तौर पे 60,000 हमारा हो गया कैश, 30,000 हो गया हमारा मशीनरी, 60,000 हो गया हमारा स्टॉक, इक्वल्स टू मतलब द एंटायर अमाउंट ऑफ एसेट्स। देखते हैं क्या फंडेड हैं। तो लेट्स फाइंड आउट 1 लाख कैपिटल एंड 50,000 एज क्रेडिटर। तो यहां पे अमाउंट आप देखोगे 60 प्लस 30 प्लस 60 1,50,000 और 1 लाख प्लस 50 1,50,000। ये हमारी 3 ट्रांजेक्शन हो गई। लेट्स कम टू फोर्थ वन। फोर्थ में क्या हो रहा है, बैंक लोन इशू हो रहा है, मतलब यहां पे हम लिख देंगे बैंक लोन इशूड। अब अगर बैंक लोन इशू हुआ है तो जाहिर सी बात है अब मुझे बैंक लोन नाम का एक एसेट बनाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे तो बैंक लिख दूंगा, इसको बी के लिख देते हैं। ठीक है, बैंक लोन कितना आ रहा है, 3 लाख। तो अब 3 लाख का अमाउंट मैंने यहां दिखा दिया, प्लस लायबिलिटी में हम क्या करेंगे, बैंक लोन, यानी यहां भी हमें 3 लाख रुपीस का अमाउंट दिखाना है। तो अब आपके पास एक नई इक्वेशन बनकर आएगी, और वो न्यू इक्वेशन आपसे क्या बात कहती है कि 60,000 का कैश प्लस 30,000 की मशीनरी प्लस 60,000 का स्टॉक प्लस 3 लाख का बैंक बैलेंस, जो लोन के कारण हमारा बढ़ गया, विल बी फंडेड बाय 1 लाख एज द अमाउंट ऑफ कैपिटल प्लस 50,000 एज क्रेडिटर प्लस 3 लाख एज द अमाउंट ऑफ बैंक लोन। राइट, देखिए स्टूडेंट, हमें पूरी इक्वेशन बहुत ढंग से प्रॉपर समझनी है, हर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग समझनी है, उसके साथ ही हम अपना पूरा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। हमने अपने गुड्स बेचे 20,000 की कॉस्ट वाले 55,000 में। सबसे पहले तो ये समझना है, अगेन सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स, माल बिका गुड्स का। तो जाहिर सी बात है हम यहां पे क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पे देखा तो मुझे करना इतना सा है कि 20,000 की कॉस्ट आएगी, इट मीन 20,000 का जो स्टॉक मेरा है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतनी कॉस्ट के गुड्स हमने बेच दिए। ठीक है, बेचे कितने पे, 55। बाइफर्केशन क्या है 55 का, 15 कैश और 40,000 ऑन क्रेडिट। तो अगर हम जब माल बेचेंगे तो हमारे डेटर्स बनेंगे, डेटर्स अगेन इज आवर एसेट। तो यहां सबसे पहले तो 15,000 का कैश मुझे मिल गया, दैट विल बी प्लस, और यहां मुझे अपना एक अकाउंट और खोलना है डेटर्स के नाम पे, तो वहां मैं क्या प्लस कर दूंगा, 40,000। ठीक है, अब देखिए फिर 40,000 के डेटर्स आ गए, 15,000 का आपके पास कैश आ गया, स्टॉक चला गया 20,000 का। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई मेरी?
शायद नहीं। क्योंकि आप तो ये सोचोगे सर, जब आपने मशीन खरीदी थी तो एक एसेट को कम किया था, दूसरे एसेट को बढ़ा दिया था, तो यहां भी वही होना चाहिए था कि जब आपका एक एसेट बिका तो बाकी दो एसेट बन गए। पर क्या आपको नहीं लगता स्टूडेंट कि मैंने 20,000 की कॉस्ट का गुड्स 55 में बेचा तो मुझे प्रॉफिट भी हुआ? कितने का? बोलो बोलो। 55 माइनस 20 इज 35। तो 35,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसका? ओनर का। ओनर का यहां रिप्रेजेंटेशन क्या है? कैपिटल। तो आपको नहीं लगता कि हमें ओनर को 35,000 का प्रॉफिट भी प्लस करना होगा? तभी तो आपकी एंट्री बनेगी ना पूरी, तभी आपकी इक्वेशन कंप्लीट मानी जाएगी स्टूडेंट्स। और आपके पास अगर इक्वेशन आपको बनानी ही है कंप्लीट, तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। इसको थोड़ा सीधा करते हैं नाउ। अब आपके पास नई इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। न्यू इक्वेशन विल बी 60,000 प्लस 15,000 will become 75,000 plus 30,000 as our machinery plus 40,000 as stock plus 3 lakh as bank balance plus 40,000 as debtors equals to capital will be 1,35,000 plus 50,000 as creditor liability plus 3 lakh as bank loan। ये अमाउंट आपको सारी बातें बोलते जाएंगे। एसेट हमारे होगा 1 2 3 4 5, अमाउंट 1 2 3 4 5। लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स बैंक लोन, कैपिटल क्रेडिटर्स बैंक लोन। नाउ कम्स टू सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। रेंट पे किया गया है कैश में। रेंट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। तो अगर हम रेंट को बात करें, रेंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। रेंट का आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक्सपेंस का। खर्चा है, पे कर दिया। किसमें किया? कैश में किया। चलो कर देते हैं। अब अगर हमने स्टूडेंट्स रेंट पे करा तो जाहिर सी बात है जब मेरे खर्चे पे होंगे तो जाहिर सी बात है खर्चे मेरा नुकसान बढ़ाएंगे ना। तो मैंने यहां पे क्या करा, 8,000 से तो अपना कैश कम कर दिया। तो रेंट मेरा खर्चा है, कैश में पे हुआ है। खर्चा मेरा नुकसान बढ़ाएगा, तो नुकसान किसका? ओनर का। प्रॉफिट ओनर का, तो नुकसान भी ओनर का। प्रॉफिट 35 ऐड किया था तो ओनर के पास 8,000 का रेंट के रूप में नुकसान माइनस कर दो। तो हम यहां क्या करेंगे, अब हम एक इक्वेशन और सेट करेंगे। कौन सी? न्यू इक्वेशन दैट विल बी 67,000 कैश, 30,000 एज मशीनरी, 40,000 एज स्टॉक, 3 lakh as bank balance and 40,000 as debtors equals to 1,27,000 as capital, 50,000 as creditors plus 3 lakh as our बैंक लोन। तो पूरी अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारी बनती चली जा रही है। बचा हमारे पास आखिरी टास्क, पेड सैलरीज। तो हम यहां पे अपना आखिरी टास्क पूरा करेंगे और सैलरी को पे करेंगे। पेड सैलरीज। देखो सैलरी आपने दी किससे है? रेंट हमने कैश से पे किया था, सैलरी हम पे कर रहे हैं चेक से। चेक इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक। ठीक है, तो अगर चेक से पे किया तो -25,000 फ्रॉम बैंक, और फिर से ये हमारा एक्सपेंस है, नुकसान है, तो हम क्या कर रहे हैं? -25,000 फ्रॉम कैपिटल। तो 25,000 से हमारा नुकसान हुआ, 25,000 हमने चेक से पे किया। दोनों तरफ बराबर बात हो रही है। नाउ आवर फाइनल एंट्री दैट विल कंक्लूड दिस टॉपिक। क्या? नाउ हमारे पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, जिसमें 67,000 का आपके पास क्या है? कैश। 30,000 का क्या है? मशीनरी। 40,000 का क्या है? स्टॉक। अब बैंक बैलेंस आपका रह गया माइनस करने के बाद 2,75,000 प्लस 40,000 का रह गया हमारा डेटर्स। फिर बैंक बैलेंस कैपिटल हमारा बचा 1,02,000 प्लस 50,000 विल बी और creditors and 3 lakh will be bank loan. This is how we are going to perform the question. अब आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट की हर ट्रांजैक्शन में हमारे अमाउंट बैलेंस होते जाने चाहिए। जितने भी आपके अकाउंट
खुल रहे हैं, जितने भी आपके पास ट्रांजैक्शन चल रही है, जितने भी आपके पास अमाउंट निकल के आ रहे हैं, दोनों तरफ से बैलेंस होने चाहिए। अब बैलेंस होने के साथ जब हम इनकी फाइनल टोटल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनल टोटल से हमारी बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाती है। कैसे? अब मैं आपके सामने बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, जिससे यह कंफर्म हो जाएगा कि हमारे ये सारे टोटल बराबर थे। इट मींस वी कैन इजीली चेक दैट व्हाट वी हैव डन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, साथ ही साथ आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देख लोगे, बैलेंस शीट बनानी भी आपको हाथों हाथ आ जाएगी। तो हम यहां पे हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट, टी शेप की बैलेंस शीट खुलेगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लेके चलने हैं सारी लाइबिलिटीज विद देयर रेस्पेक्टिव अमाउंट। राइट हैंड साइड पे आपको लिखने हैं एसेट्स विद देयर रेस्पेक्टिव अमाउंट। ठीक है, अब पहले लाइबिलिटी पर आते हैं। देखो, लाइबिलिटी में 3 एलिमेंट है हमारे पास, तीनों एलिमेंट को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखते हैं। कैपिटल अमाउंट में लिख देंगे 1,02,000, देन क्रेडिटर्स कितने 50, और फिर बैंक लोन पूरा 3 लाख। देखो 1,02,000 की कैपिटल थी, हमने वहां प्लेस कर दी। 50,000 क्या आपके क्रेडिटर से, वो हमने प्लेस कर दिए। 3 लाख की आपके पास बैंक लोन का अमाउंट था, वो भी हमने प्लेस कर दिया। अब बात करते हैं एसेट्स की। राइट फ्रॉम फर्स्ट एसेट क्या था? कैश। अमाउंट क्या था कैश का? 67,000। कर दो भैया प्लीज। सेकेंड एसेट मशीनरी, क्या अमाउंट था? 30,000, लिख दिया। थर्ड स्टॉक, लिख लो कितना अमाउंट था स्टॉक का? 40,000। देन स्टॉक के बाद क्या था? बैंक बैलेंस, कितना अमाउंट था? 2,75,000। देखो यार, एंड देन आपके पास डेटर्स कितने आए? 40,000। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों अकाउंट के अमाउंट हमने जो फाइनल किए वो एज इट इज ले लिए, और यहां पे लायबिलिटी में हमने कैपिटल के साथ दोनों एक्सटर्नल अमाउंट ले लिए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब इनका टोटल करना है और बताना है कि रेस्पेक्टिव टोटल कितना आता है। तो चलो पहले लायबिलिटी का टोटल कर लेते हैं। 3 लाख प्लस 1 4 लाख, 4,52,000। इजी है, लायबिलिटी का तो निकल गया आसानी से। अब बात करते हैं क्या हमारा एसेट का भी निकलेगा क्या। तो लेट्स फाइंड आउट द टोटल। ओ वाओ, 2,000 तो मैच हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट 6 + 1 7 और 3 10, 4 14 और 21 5, 4,52,000 का टोटल। इसका मतलब हमारे इस अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक एक अकाउंट सही है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपके पास ये सारी फिगर, सारे कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्लियर हुए होंगे। राइट, वीडियो अगर आपको स्टूडेंट्स पसंद आती है तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। राइट, तो इसके साथ हम आपके पास नए टॉपिक पर आएंगे। आपके पास जो नए और एडिशनल टॉपिक्स आ रहे हैं उन सब पे आपके वीडियो सेशंस आएंगे। पूरी 11th क्लास के आपके वीडियो सेशंस हम लेकर आएंगे, ताकि आपको एक रेडी हैंडेड असिस्टेंस मिल जाए, एंड दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो बने रहेगा स्टूडेंट। आपके पास जब नए सेशंस आते हैं, हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे, नए अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम हमेशा कहते हैं कि जो आप 11th में पढ़ रहे हैं दैट विल बी सर्विंग एज अ फाउंडेशन फॉर योर क्लास 12 एंड हायर प्रोफेशनल स्टडीज। ठीक है, तो अपने एकेडमिक को स्ट्रांग बनाना है, करियर ओरिएंटेशन करना है। कॉमर्स और अकाउंटेंसी में आप आए हो तो इसमें पूरा लग के मेहनत करके आगे बढ़ना है। ठीक है, सो विद दिस गुड नोट वी आर नाउ साइनिंग ऑफ। हम आपसे फिर मिलेंगे स्टूडेंट विद द न्यू सेशन, न्यू वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अ वेरी गुड मोमेंट विद योर friends and family. Take care everyone. See you. Bye bye.